नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रिपोर्ट होने से लेकर जजमेंट होने तक का पूरा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब कोई भी रिपोर्ट हो जाती है उससे लेकर और जजमेंट तक क्या प्रोसेस होता है, क्या हमें प्रोसेस पूरा करना होता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यहाँ हम सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के ट्रायल के बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग चार्जशीट फाइल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, और दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, और तीसरा जजमेंट के बाद अपील का है। पुलिस द्वारा एफआईआर करना, बेल करवाना, चार्ज लगना, गवाही, जजमेंट, अपील, एप्लीकेशन। नंबर 1, क्राइम की सूचना। क्राइम की शुरुआत होने के बाद सबसे पहले काम होता है उसकी सूचना पुलिस को देना। जो सूचना देता है वो शिकायतकर्ता यानी कि कंप्लेनेंट कहलाता है, और जो क्राइम से प्रभावित होता है वो विक्टिम यानी पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ क्राइम होते हुए देखा हो लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं हो, वो शिकायतकर्ता हो सकता है, पीड़ित नहीं। क्या पुलिस भी शिकायतकर्ता हो सकती है? जी हाँ, पुलिस स्वयं किसी भी क्राइम की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर गश्त पर है और वो कोई क्राइम होते हुए देखे तो वो स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस अपने किसी मुखबिर से कोई सूचना मिलने पर या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे तो उस क्राइम में वे पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होंगे। नंबर 2, एफआईआर दर्ज करना। धारा 154 सीआरपीसी। जब भी पुलिस को क्राइम की सूचना मिलती है उसका पहला काम होता है धारा 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड करना। अगर समय नहीं है और मौके पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। नंबर 3, मेडिकल करवाना। पीड़ित शिकायतकर्ता या आरोपी का पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे, शिकायतकर्ता या आरोपी दोनों पार्टी को मेडिकल के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। नंबर 4, अरेस्ट करना। पुलिस बेल या जमानत। सबसे पहले पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके उसके किसी भी परिचित को इत्तला करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिशियल द्वारा जाकर लिखित में इत्तला की जाएगी। अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वो धारा जमानती है तो वो आरोपी को पुलिस स्टेशन में ही जमानत पर छोड़ेगी। इसके लिए वे किसी जमानती की मांग भी आरोपी से कर सकती है। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में है तो पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आरोपी को जेल भेज देगी। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर कोर्ट की होगी। उसको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी। नंबर 5, आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी घटना स्थल से अरेस्ट नहीं हुआ और वो भाग गया है, वो अपनी अग्रिम जमानत भी कोर्ट से ले सकता है या फिर पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकता है। नंबर 6, पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना।
एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि केस की निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनाता है, जरूरी कागजात व्यक्तियों या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों की धारा 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज करता है इत्यादि। नंबर 7, डिस्चार्ज शीट या चार्ज शीट फाइल करना। अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो वो डिस्चार्ज शीट फाइल करके केस को खत्म कर सकता है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो केस को शिकायतकर्ता या केस में पीड़ित की प्रोटेक्ट पिटीशन पर केस चला सकती है। अगर ऐसा नहीं है और आरोपी के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं, तो आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन की होती है, जो केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, जान से मारने की कोशिश करना इत्यादि में 90 दिनों में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी धाराओं में 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन ये नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में होता है और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी बेल पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने में ज्यादा समय भी लगा सकती है। ये समय कई महीनों और सालों का भी हो सकता है। नंबर 8, चार्जशीट में ये चीजें शामिल होती हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में ये चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1, दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता या आरोपी का नाम। नंबर 2, केस की सूचना की प्रकृति कि केस की सूचना कैसे मिली। नंबर 3, शिकायतकर्ता की शिकायत की कॉपी। नंबर 4, शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट। नंबर 5, आरोपी की गिरफ्तारी या बेल से संबंधित पेपर। नंबर 6, सभी गवाहों के बयान, लड़की के 164 सीआरपीसी के बयान। नंबर 7, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर इत्यादि। चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को समन द्वारा बुलाकर चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है तो वकील साहब धारा 207 सीआरपीसी में कोर्ट के सामने आवेदन करके वे पेपर कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर लेखाबद्ध करवाते हैं, ताकि वे बातें कल को केस के फाइनल आर्गुमेंट के समय आरोपी के खिलाफ ना हो जाए। नंबर 9, चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद चार्ज पर बहस होती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगना कि किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी पर चार्ज फ्रेम करना बनता है लेकिन धाराएं सही नहीं है, तो वो इन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में चार्ज लगा सकती है। चार्ज पर बहस के बाद आरोपियों को या तो आरोप मुक्त किया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त उसे सजा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा और केस ट्रायल शुरू हो जाता है। नंबर 10, गवाही, पीई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस।
क्रिमिनल केस ट्रायल की स्टेज पर चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार गवाहों की गवाही होती है। सबसे पहले विक्टिम शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस यानी कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस या डॉक्टर फोरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दिया हो। वैसे सबसे लास्ट में आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। इसमें आरोपी पक्ष का वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए गवाहों की स्टेटमेंट के बाद उनसे जिरह करता है। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। क्रिमिनल केस ट्रायल का ये सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके वकील साहब की काबिलियत देखी जाती है कि वे केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ते हैं। इसमें सबसे पहले सरकारी वकील गवाहों के बयान लिखवाता है, फिर आरोपी पक्ष के वकील साहब उसका क्रॉस करते हैं। अगर कोई सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए या ओवर स्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील खुद उससे जिरह करते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। अगर पीड़ित कोई लड़की है और उसकी किसी महिला जज के सामने 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट भी हुई है तो वो जज साहिबादी गवाही के लिए बुलाई जाती है। उनका नाम भी गवाहों की लिस्ट में होता है। अगर महिला अपना बयान स्वीकार कर लेती है तो उन जज साहिबा को कोई नहीं बुलाता, उन्हें ड्रॉप करवा दिया जाता है। अगर पीड़ित महिला अपने 164 सीआरपी बयानों को नहीं मानती या फिर उनमें कुछ बात उसकी बिना कहे लिखा हुआ होना कहती है तो उन जज साहिबा को गवाह के तौर पर बुलाना होता है। नंबर 11, गवाही के दौरान आरोपी का बरी होना। क्रिमिनल केस ट्रायल में गवाही की स्टेज के दौरान शिकायतकर्ता या किसी गवाह की गवाही में ये लगे कि आरोपी को गलत फंसाया गया है तो कोर्ट उसको उस व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि शिकायत पक्ष कह दे कि वो व्यक्ति नहीं है जिसने की कानून तोड़ा है, कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई सरकारी गवाह उसके पक्ष में गवाही दे जाए तो उस गवाही के बाद कोर्ट को लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय खराब होगा। ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर खत्म कर देती है। नंबर 12, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड SA। शिकायत पक्ष की गवाही के बाद आरोपी व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है। इसमें कोर्ट उससे केस से संबंधित सवाल करती है कि ये अपराध उसने किया है। इसमें व्यक्ति अगर अपनी गलती नहीं मानता और केस ट्रायल चलाने के लिए कहता है तो केस आगे चलता है। अगर गलती मान लेता है तो कोर्ट इसी स्टेज पर अपनी जजमेंट दे देती है जिसमें उसे सजा सुनाई जाती है। लेकिन इस स्टेज पर कोर्ट कम से कम सजा सुनाने की कोशिश करती है। नंबर 13, डिफेंस एविडेंस। क्रिमिनल केस ट्रायल की स्टेज में आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही करवा सकता है। इसमें वो कोई सबूत अपने पक्ष में हो उसको पेश कर सकता है या फिर किसी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलाकर अपना पक्ष रखवा सकता है। इसके बाद केस फाइनल आर्गुमेंट में चला जाता है। नंबर 14, अंतिम बहस। आरोपी पक्ष की गवाही के बाद केस बहस में लग जाता है, यानी कि केस आर्गुमेंट की स्टेज में चला जाता है। अगर बहस में कुछ पॉइंट बीच में आ जाते हैं जिसमें कि समय लगता है या फिर किसी जजमेंट पर बहस होती है तो तारीखें पड़ती हैं।
वरना पहली बहस के बाद ही केस अंतिम बहस में लग जाता है। वो इसलिए कि अगर केस में कुछ छूट गया हो तो अगली बहस में पूरा किया जा सके। नंबर 15 जजमेंट। बहस पूरी होने के बाद केस में जजमेंट दी जाती है। अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर उसे सजा सुनाई गई है तो सजा के कारण दिए जाते हैं, लेकिन सजा कितनी है ये नहीं सुना जाता। इसके लिए अलग से तारीख दी जाती है जिसमें उसे सजा सुनाई जाती है। उसकी अपनी अलग कॉपी होती है। अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई जाती है तो ट्रायल कोर्ट उसे कंफर्मेशन के लिए फैसले की कॉपी हाई कोर्ट भेज देती है। जब हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कंफर्मेशन के लिए रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में आता है तो उसी दौरान दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें तो केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। फिर भी अगर हाई कोर्ट उसकी फांसी की सजा को कंफर्म कर दे तो वो इस आदेश की अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाए तो ट्रायल कोर्ट उसे फांसी की सजा सुना देती है। अगर दोषी की सजा उम्र कैद या उससे कम की है तो फिर ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। नंबर 16 सेंटेंस ऑफ जजमेंट। इस तारीख पर दोषी को सजा सुनाई जाती है। वो सजा जेल जाने, फाइन भरने या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या किसी और प्रकार के काम करने की हो सकती है। नंबर 17 सजा के बाद बेल। अगर दोषी को सजा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आपको उसी कोर्ट से बेल मिल जाती है, वरना उसको जेल में जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करता है। अगर बेल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिली है तो उसके पास अपील के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर सेशन कोर्ट उसकी ट्रायल कोर्ट रही है तो उसकी अपील का समय 45 से 60 दिन का होता है। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 18 अपील पेटिशन। अगर उसको ट्रायल कोर्ट से सजा मिली है तो उसको अपने ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहाँ अपील करनी होगी। शिकायतकर्ता को लगे कि आरोपी बरी हो गया है या फिर उसे सजा कम सुनाई गई है तो वो ऊपर की कोर्ट से उसे ज्यादा सजा दिलाने की अपील कर सकता है। नंबर 19 रिव्यू पेटिशन। रिव्यू पेटिशन का मतलब होता है अपने आदेश को दोबारा सुनना। जब कोर्ट आपके किसी आदेश को सुनकर अपना फैसला सुना देती है तो आप दोबारा से अपने आदेश को सुनने के लिए रिव्यू पेटिशन फाइल करते हैं। ऐसा आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आप चाहे तो हाई कोर्ट में ज्यादा जजों की बेंचों के सामने भी अपने केस को लगवा सकते हैं। नंबर 20 दया याचिका, मर्सी पेटिशन। दोषी व्यक्ति की हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद दोषी 10 साल से कम की सजा के केस में अपने राज्य के राज्यपाल और इससे ज्यादा सजा होने पर सीधे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने दया याचिका यानी कि मर्सी पेटिशन दाखिल कर सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला देते हैं। अगर दोषी की दया याचिका भी खारिज हो जाए तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। आवेदन जो केस में किए जाते हैं, एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, पेशी में छूट। अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो वह किसी कारण से उस दिन नहीं आ सकता है तो वो धारा 205 सीआरपीसी में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। यह आवेदन उसके किसी परिचित या वकील साहब द्वारा दिया जाता है। परमानेंट एग्जाम्पशन एप्लीकेशन, प्रत्येक पेशी में छूट।
आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, बुढ़ापा या कोर्ट से उसके घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर कोर्ट से परमानेंट एग्जाम्पशन ले सकता है। इसमें उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत के जजमेंट के समय ही आना होता है। क्षतिपूर्ति, अगर पीड़िता या शिकायतकर्ता केस जीत जाते हैं तो वो कोर्ट से क्षतिपूर्ति पाने के हकदार होते हैं। अगर दोषी पक्ष केस जीत जाता है तो वो राज्य से या फिर शिकायतकर्ता से क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने का पूरा हकदार होता है। तो दोस्तों, ये था कोई भी केस ट्रायल जब चलता है शुरू से लेकर और जजमेंट तक, लास्ट जजमेंट तक क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें स्टेज होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।